हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट संख्या 4 जो कि रविवार को कराया गया था, उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस क्लास के माध्यम से देने वाला हूँ। ठीक है, इसमें आज हम पहले 50 प्रश्न देखेंगे और अगली क्लास जो आएगी अगले 50 प्रश्न में उसमें आपको चर्चा कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया, ठीक है, हिंदी में देखो केवल एक इसमें संधि ली गई है। कवि और लेखक में इसमें देखो मंगलेश डबराल, मुक्ति बोध और राजेश जोशी, इनसे संबंधित तथ्य इसमें आएंगे। ठीक है, यह रीजनिंग के तथ्य इसमें आएंगे, बैठक परीक्षण, इसके अलावा सादृश्यता और पूर्व के जो भी बिंदुवार प्रैक्टिस सेट हुए हैं वहां पर जो रीजनिंग के बिंदु थे वो वाले बिंदु। ठीक है, फिर देखो भारत का इतिहास में उत्तर गुप्त काल, अरब एवं तुर्की आक्रमण। ठीक है, भूगोल में भारत की नदी घाटी परियोजनाएं एवं जनसंख्या। अगला देखो राज व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, यानी कि भाग 5 और भाग 6 वहां से इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर देखो समसामयिक घटना में अप्रैल माह का करंट अफेयर्स, तीनों राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य का। ठीक है, फिर देखो उत्तराखंड का इतिहास जो कि चंदकाल इसमें पूछा गया है। फिर सामान्य उत्तराखंड का जो सामान्य अध्ययन, उसमें उत्तराखंड में पर्यटन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें चर्चा करेंगे पर्यटन के संबंध में। ठीक है, फिर देखो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र और वैश्विक संगठनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और WTO। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। इन बिंदुओं पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया, तो इन्हीं में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मुझे 9997489019 इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें न्यूनतम शुल्क के साथ आप लोगों को टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट में ऐड कर दिया जाएगा। देखो पहला प्रश्न है, राजेश जोशी को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, कौन सी रचना है उनकी? दो पंक्ति के बीच। ठीक है, दो पंक्ति के बीच इस रचना के लिए साहित्य अकादमी इनको दिया गया था। यदि इनकी रचनाएं देखें, देखो मिट्टी का चेहरा, एक दिन पेड़ भी बोलेंगे, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। इसके अलावा देखो कपिल का पेड़। ठीक है, कपिल का पेड़। ठीक है, अन्य रचनाओं में अच्छे आदमी, अच्छे आदमी। ठीक है, और इनकी एक रचना है टंकारा का गाना। एक रचना इनकी देखो जादू जंगल। ठीक है, जादू जंगल। और एक कवि की नोटबुक। ठीक है, एक कवि की नोटबुक। ये सब क्या है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजेश जोशी जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित काव्य रचनाओं में गलत युग्म का चयन कीजिए। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल बिल्कुल सही है। ठीक है, मिट्टी का चेहरा राजेश जोशी ये भी सही है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध ये भी सही है। तो भूरी भूरी खाकदूल हरिशंकर परिसाई। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? भूरी भूरी खाकदूल। ये भी किसकी है? मुक्ति बोध की। ठीक है, मुक्ति बोध इनकी रचना है भूरी भूरी खाकदूल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर देखो काठ का सपना निम्नलिखित में से किसकी रचना है? काठ का सपना किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का क्या हो जाएगा? ए, मंगलेश डबराल। काठ का सपना किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की। यदि मंगलेश डबराल की अन्य रचनाएं देखें, देखो पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, काठ का सपना हो गया, घर का रास्ता। ठीक है, घर का रास्ता। एक है देखो हम जो देखते हैं। ठीक है, हम जो देखते हैं। ठीक है, ये भी इनकी रचना है। फिर देखो नए युग में शत्रु, नए युग में शत्रु। ठीक है, अगली इनकी रचना है आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है। ठीक है, आवाज भी एक जगह है। इसके अलावा लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, एक बार आयोवा, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से राजेश जोशी का बाल कविता संग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैत निराली मिट्टू। ठीक है, इनका बाल कविता संग्रह है। अगला है किस वर्ष मंगलेश डबराल को उनकी रचना हम जो देखते हैं इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? तो कब दिया गया था इन्हें? वर्ष 2000 में। उत्तराखंड के जो 5 हैं वो महत्वपूर्ण आपने ध्यान रखने हैं। देखो 2000 में मंगलेश डबराल, रचना कौन सी है? हम जो देखते हैं। 2004 में वीरेन डंगवाल, रचना कौन सी है? दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा।
पूछी गई है एक बार ये। यदि आप रेंजर 2016 का प्री देखेंगे वहां पर ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। 2002 में देखो राजेश जोशी को उनकी रचना कौन सी है, दो पंक्ति के बीच, ठीक है, दो पंक्ति के बीच, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो 1997 में लीलाधर जगुड़ी को कौन सी रचना है, अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद, आकाश में चांद, ठीक है। और जो पांचवा महत्वपूर्ण है 2005 में मनोहर श्याम जोशी को रचना कौन सी है, कैप, ठीक है। ये रचनाएं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये पांचों आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। देखो 1997 लीलाधर जगुड़ी, 2000 में मंगलेश डबराल, 2002 राजेश जोशी, 2004 में वीरेन डंगवाल, ठीक है, और 2005 में मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। पांचों आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो कौन हूं मैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है, तो किसका है, मनोहर श्याम जोशी का, ठीक है। और ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अगला देखो किस वर्ष महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उनका जन्म मृत्यु आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, ठीक है, मन्नू भंडारी है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत है, कुछ 5-6 का आपको सारी डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में लगातार पूछा गया, ठीक है। गौरापंत शिवानी का जन्म पूछा गया है, महादेवी वर्मा का जन्म पूछा गया है, प्रेमचंद की मृत्यु पहले पूछी गई है ग्रुप से, यदि आप पेपर देखते हैं उत्तराखंड के। अगला देखो शब्द गुरुपदेश में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, ठीक है, गुरुपदेश, देखो गुरुधन उपदेश, ठीक है, गुरुधन उपदेश, तो क्या हो जाएगा, गुरुपदेश। तो देखो उ प्लस उ यानी कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है, गुण संधि, ठीक है, कौन सी संधि, इसमें कौन से शब्द में गुण संधि प्रयुक्त हुई है, सही आंसर हो जाएगा जलोदय, ठीक है, जलधन उदय, जलोदय में गुण संधि प्रयुक्त यहाँ पर हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 10, तो प्रश्न संख्या 10 में आपको विसर्ग संधि किसमें प्रयुक्त हुई है ये पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं विसर्ग संधि निराशा में प्रयुक्त है या नहीं है, ठीक है। इसका विच्छेद करके क्या आता है, निहि प्लस आशा, ठीक है, क्या हो जाएगा, निराशा। दुह, ठीक है, दुह प्लस उपयोग, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, ठीक है। तपोबल का क्या होता है, तपह प्लस बल, ठीक है, क्या हो गया, तपोबल। और उच्छ्वास का क्या होता है, उत, ठीक है, उत प्लस श्वास, ठीक है, क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। तो अब इसमें देखो यहाँ पर कौन सी संधि आ रही है, व्यंजन संधि। बाकी सभी में क्या है, यहाँ पर भी विसर्ग संधि, यहाँ पर भी क्या है, विसर्ग संधि, और यहाँ पर भी क्या है, विसर्ग संधि। तो इस प्रकार देखो इसका विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, ठीक है, शब्द संहार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो इसका सही आंसर है व्यंजन संधि, ठीक है। कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, व्यंजन संधि। यदि संहार का आप संधि विच्छेद देखते हैं, सम प्लस हार, ठीक है, क्या हो जाएगा, सम हलंत हो जाएगा, ठीक है, संहार। अगला प्रश्न है शब्द निरंक का उचित संधि विच्छेद क्या है, निरंक का उचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निहि प्लस अंक यानी कि विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो शब्द पुरस्कार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, क्या हो जाता है, पुरः धन कार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुरस्कार। संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि किस शब्द में यहाँ पर प्रयुक्त हुए, ठीक है। पहला लेते हैं, देखो इसका सबसे पहले संधि विच्छेद करते हैं, तत् धन इच्छा, ठीक है, इसी में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। तो इस प्रकार इसका विकल्प ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद या फिर 5 प्रकार या 5 वर्ग, ठीक है। कौन कौन से, देखो एक तो दीर्घ संधि होता है, ठीक है, गुण संधि होता है, फिर होता है देखो यण संधि, ठीक है, एक होता है वृद्धि संधि, और अगला होता है अयाधि संधि, ठीक है, अयाधि संधि। तो 5 संधियां होती हैं स्वर संधि के अंतर्गत, दीर्घ गुण यण, ठीक है, वृद्धि और अयाधि। यदि आपसे सीधा संधि पूछा जाएगा तो संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ठीक है। एक स्वर संधि होती है, फिर होती है एक व्यंजन संधि होती है, ठीक है, और एक होती है विसर्ग संधि,
ठीक है, समझना बहुत सिंपल है। स्वर संधि में देखो जहां पर विच्छेद होता है तो विच्छेद के पश्चात जो पहला पद है और दूसरे पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण हमेशा स्वर होता है। व्यंजन संधि में देखो पहले पद का अंतिम वर्ण हमेशा क्या होता है, व्यंजन होता है, और विसर्ग संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण हमेशा क्या होता है, विसर्ग होता है। ठीक है, ये समझना आपको काफी आसान होता है। अगला देखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार की सबसे बड़ी जो परियोजना है वो कौन सी है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, जो कि 1 जून 2002 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घाटी क्षेत्र में बसा हुआ है? ठीक है, मतलब जो घाटी एरिया है, हल्की घाटी एरिया, ठीक है, इसमें गोपेश्वर, गोपेश्वर देखो पहाड़ी पर है, ठीक है, और पहाड़ी पर ही पौड़ी भी स्थित है और पहाड़ी पर ही अल्मोड़ा भी स्थित है। तो घाटी में कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ के साथ साथ देखो चंपावत, चंपावत घाटी क्षेत्र में आता है हल्का, ठीक है। श्रीनगर जो गढ़वाल में है वो भी हल्का घाटी क्षेत्र में, ठीक है, और साथ ही बागेश्वर। ठीक है, ये कुछ जो प्रमुख स्थल हैं जो घाटी एरिया में बसे हुए हैं। अगला देखो, निम्नांकित में चमोली जनपद से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। ठीक है, मद महेश्वर कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और पंच प्रयाग, पंच जो केदार हैं उनमें से एक ही स्थान पड़ता है मद महेश्वर। ठीक है, जोशीमठ कहाँ है? चमोली में। रुद्रनाथ कहाँ है? चमोली में। और पांडुकेश्वर भी कहाँ है? चमोली में। ठीक है, ये तीनों आपने ध्यान रखने हैं। तो इसमें से जो पांडुकेश्वर और जोशीमठ है ये बद्रीनाथ यात्रा के पड़ाव भी हैं। ठीक है, बद्रीनाथ मार्ग के पड़ाव भी हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, उत्तराखंड राज्य मुख्यतः किस तरह के पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है? ठीक है, प्राकृतिक पर्यटन है यहाँ पर, ठीक है, नैसर्गिक पर्यटन है बिल्कुल। दूसरा देखो साहसिक पर्यटन, ये भी है यहाँ पर। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? जैसे राफ्टिंग है, ठीक है, राफ्टिंग है, साथ ही अन्य एडवेंचर की चीजें, ठीक है, जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह भी है यहाँ पर। इसके अलावा स्कीइंग, ठीक है, स्कीइंग जो बर्फ संबंधी जो पर्यटन है, ठीक है, उसमें स्कीइंग हो गया। इन चीजों के लिए भी उत्तराखंड प्रसिद्ध है। और साथ ही धार्मिक पर्यटन, ठीक है, इसके लिए भी है। चार धाम यात्रा इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, चार धाम यात्रा इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है धार्मिक पर्यटन का। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार इसका विकल्प डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कुमाऊं क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो कौन सी योजना शुरू की गई है आपसे पूछा गया है। मानसखंड अभियान, जागेश्वर अभियान, मानसखंड मंदिर माला मिशन, या फिर कुरमू मंदिर माला मिशन। तो इसका सही आंसर है मानसखंड मंदिर माला मिशन। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रथम चरण में कुमाऊं के 16 मंदिरों को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और घोषणा ये भी की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा कि कुछ समय पश्चात जैसे ही इसका कार्य पूरा हो जाता है, गढ़वाल में चार धाम यात्रा जो होती है उसी की तर्ज पर कुमाऊं में भी यात्रा शुरू की जाएगी। ठीक है, जो कि पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 21 है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग, ठीक है, पहले ये पूछी गई है पेपरों में तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, इसकी रचना की थी किसने की थी? अमोघ वर्ष ने। ठीक है, अमोघ वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वाराह की उपाधि धारण की थी? ठीक है, आदि वाराह की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? इसका सही आंसर है मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? ठीक है, ये स्थान था कन्नौज। ठीक है, जिस पर स्वामित्व के लिए, जिस पर कब्जे के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला देखो, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? ठीक है, किसके मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। यदि इससे पहले आप देखते हैं 1191, ठीक है, 1191 और 1192 में तराइन के दो युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम 91 में और 92 में तराइन का द्वितीय। तो 92 में पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई। ठीक है, और जो मोहम्मद गौरी है वो जीत गया। उसके पश्चात जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ये प्रश्न पहले ग्रुप सी बन चुका है। ठीक है, ग्रुप सी पूछ चुका है इस प्रश्न को। तो कौन था वहां पर? दाहिर था।
और इसी के साथ अगले प्रश्न भी जो पहले ग्रुप सी में पूछा गया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाली शक्ति कौन थी? ठीक है, इन पर, हालांकि प्राचीन भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। ठीक है, उसके पश्चात यमनों ने। ठीक है, यमनों ने। ठीक है, लेकिन जो मध्यकालीन पूर्व मध्यकाल है वहां पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? अरब आक्रमण। ठीक है, सबसे पहले 712 में सिंध पर अरबी आक्रमण हुआ था 712 में। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रश्न भी देखा ऊपर। अगला है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? ठीक है, चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? विजयालय ने। ठीक है, किसने डाली थी? विजयालय ने। अगला है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू शाही राज्य। ठीक है, या फिर ब्राह्मण शाही राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने कुल 17 आक्रमण किए थे। ठीक है, 17 बार इसने आक्रमण किया था, ये सभी आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? उत्तराखंड ग्रुप सी के यदि आप पेपर देखेंगे पुराने, वहां पर ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय के विरुद्ध उसने आक्रमण किया था, लेकिन वो हार गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी को उसने परास्त किया था। अगला है, पहाड़ी काटकर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? सही आंसर है इसका राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर है राजराज प्रथम। ठीक है, राजराजा प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था कौन था? दंती दुर्ग। सही आंसर क्या है? दंती दुर्ग। ये पहले कई बार ये प्रश्न बन चुका है, कई बार पेपरों में प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ठीक है, किस आशय से उसने भारत पर आक्रमण किए थे एक के बाद एक? पहला जो ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार, दूसरा ऑप्शन है गजनी साम्राज्य का विस्तार, तीसरा है मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, और चौथा है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, तो विकल्प 4 इसका, विकल्प डी इसका सही आंसर। ठीक है, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना है तो धन प्राप्त करना उसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए उसने लूटपाट मचाई, क्योंकि लूटपाट के माध्यम से ही धन प्राप्त किया जा सकता था। अगला है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, मयूराक्षी परियोजना कौन से 2 राज्य लाभान्वित इससे हो रहे हैं? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, कई बुक्स में पश्चिम बंगाल ही एकमात्र राज्य दिया है जो इससे लाभान्वित होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, मयूराक्षी नदी पर है। पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उकाई परियोजना स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी पर। ठीक है, ताप्ती या फिर तापी नदी पर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, उकाई परियोजना ध्यान रखिएगा, पहले ही प्रश्न बन चुका है ऑलरेडी। अगला है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? ठीक है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो कि चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, और कहाँ पर बनाई जा रही है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर बन रही है बगलिहार जल विद्युत परियोजना? जम्मू कश्मीर में बन रही है। ठीक है, तो राज्य भी कभी कभी पूछ लेता है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो उत्तर भारत की हैं, इनमें आपसे लगातार ये पूछी जाती हैं। ठीक है, साथ ही उत्तराखंड के आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, वो भी लगातार पेपरों में बनी रहती हैं। अगला है, नाथपा झांकरी परियोजना ठीक है किस राज्य या फिर प्रदेश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। यदि आपसे नदी पूछी जाएगी तो कौन सी है? सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी, और है कहाँ पर स्थित? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये है देखो झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर यह परियोजना स्थित है। अगला है प्रश्न संख्या 40। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो कहाँ है सबसे कम? बिहार में। यदि सर्वाधिक महिला साक्षरता देखें तो कहाँ हो जाएगी? केरल में।
सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? केरल में। सब सर्वाधिक साक्षरता भी कहाँ है? केरल में है। सबसे कम साक्षरता भी कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल में और सबसे कम महिला साक्षरता बिहार में। तो सभी फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? भारतीय जनगणना इतिहास, सबसे पहले जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, मयो इस टाइम पर वायसराय था, लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। ठीक है, नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। ठीक है, फिर देखो 1891 में हुई, प्रत्येक 10 वर्ष में होती रही। ठीक है, फिर 1901 में हुई, फिर 1911 में। ठीक है, फिर 21 में हुई, 31 में, 41। ठीक है, इस तरह से हमेशा हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती गई। ठीक है, अभी देखो कितना आता है। ठीक है, उसके पश्चात 2001 में हुई और 2011 में हुई। ठीक है, तो कुल कितनी जनगणना अभी तक हो रखी है? 15वीं जनगणना थी। तो सही आंसर क्या है? विकल्प सी। ठीक है, 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता के पश्चात यदि पूछा जाएगा तो कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना थी। ठीक है, ये आपने सारे फैक्ट ध्यान रखने। पहली देखो कब हुई है? मयो के समय पर हुई 1872 में, और पहली नियमित 1881 में रिपन के समय पर हुई है। ठीक है, सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, भारत की कुल जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16.6%। ठीक है, भारत की कुल जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है तो कितना है? 16.6%। ठीक है, और 8.2 किसका है? एसटी का, अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का 8.2% और अनुसूचित जाति का 16.6%। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान। ठीक है, हाल ही में भारत चीन को पछाड़कर पहले नंबर पर आ गया है जनगणना जनसंख्या में। ठीक है, तो पहले स्थान पर है। अगला है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो कहां पर की गई है? नागालैंड में। ठीक है, सही आंसर क्या है? नागालैंड। अगला है, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या था? तो कितना था? सही आंसर है 68.8%। ठीक है, 68.8। आपने ये ध्यान रखना है ग्रामीण। यदि शहरी आएगा तो 100 में से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 31.2%। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी? नगरीय जनसंख्या। तो नगरीय कितनी है? 31.2%। और ग्रामीण कितनी है? 68.8%। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है भारत का? सही आंसर है गोवा। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकरण जो राज्य है गोवा है। अगला है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। ठीक है, आपको यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है। 5 का 32, 15 का 32 हो रहा है तो 32 का क्या होगा? ठीक है, देखो 15 का 32 कैसे होगा? 15 गुणा 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 32। ऐसे देखो 32 गुणा 2 बराबर कितना? 64 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 66। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए क्या है इसका सही आंसर है। अगला है, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ठीक है, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता, यानी कि किसकी माता? महिला की। ठीक है, ये महिला हो गई। ठीक है, इसकी माता इस व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री। ठीक है, इसकी सास की क्या है? इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये महिला, ये जो व्यक्ति है इस महिला से कैसे संबंध है। देखो, इस महिला की जो पत्नी हो जाएगी ये। ठीक है, इसकी माता यानी कि इस व्यक्ति की सास हो गई। तो ये जो महिला है जिसका परिचय करा रहा है तो कौन है? वो इसकी पुत्री है, यानी कि उस महिला से क्या संबंध है? इस व्यक्ति का पिता का संबंध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक अष्टभुजाकार घेरे में, ठीक है, 8 भुजा वाले घेरे में सीधा बनाते रहते हैं। ठीक है, 8 भुजा वाला एक घेरा है जिसमें ये बैठे हैं। ठीक है, इस तरह से ये बैठे हुए हैं। बी जी और डी के बीच में बैठा है। ठीक है, जो बी है जी और डी के बीच में बैठा है। ठीक है, बी कहां पर है?
जी और डी के बीच में है, ले लो अभी, मान लो इसको ऐसे, ठीक है। फिर देखो एच बी के बाईं ओर तीसरे, बी के बाईं ओर तीसरे में कौन है, एच, ठीक है, एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए के दाईं ओर यानी कि ए कहाँ पर हो जाएगा, ये ए आ जाएगा, ठीक है, ये एच है, ये ए है, ये डी, बी और जी, 5 हमें मिल गए। सी ए और जी के बीच में बैठा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी, ठीक है। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, तो यानी कि ई कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, आमने सामने नहीं बैठे, तो सामने कौन हो जाएगा अब, ठीक है, कौन आएगा, देखो ए बी, सी भी आ गया, डी ई, यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर यानी कि बायां डी के तीसरे स्थान पर कौन बैठा, ठीक है, पहला स्थान ई का है, दूसरा एच का है और तीसरा एफ का है, तो इस प्रकार इसका विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, एफ। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, एफ, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एफ। अगला प्रश्न है एस एन ओ पी ओ एन एस पी फिर है सी एल ए वाई और उसके पश्चात है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, तो आपको बताना है उसके पश्चात उसका आंसर क्या है। देखो सबसे पहले इसमें आता है एस एन ओ पी, ये कैसे बना है, एस, ये एस है तीसरे स्थान पर, एन दूसरे पे, ठीक है, ओ पहले पर और पी लास्ट का, लास्ट पर ही है, तो यहाँ भी देखो वाई को हम लास्ट में ले लेते हैं, वाई का हमारा कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। फिर है देखो एस तीसरे पर चला गया, तो यहाँ ए जो सी है, सी कहाँ आ जाएगा, तीसरे पर आ जाएगा, ठीक है, सी तीसरे पर आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ओ है वो पहले पर आया है, तो यहाँ ए पहले पर आ जाएगा और बचा कौन सा, एल, ठीक है, एल यहाँ पर दूसरे पर, यहाँ एन दूसरे पर था, दूसरे पर ही है, ठीक है, और एल यहाँ पर दूसरे पर था, दूसरे पर ही रहेगा, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए एल सी वाई, यानी कि विकल्प ए क्या है इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार आज के 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगले 50 प्रश्न हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। और यदि आप लोग देखो टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो 9997489019, ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे। 80 रुपया इसकी फीस निर्धारित की गई है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, 80 रुपया इसकी फीस निर्धारित की गई है, जिसको पे करने के पश्चात आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं जिनकी प्रैक्टिस हो रही है लगातार, ठीक है, और जो अपना रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज है, और लगभग वीडियो के एग्जाम तक आपके सभी टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आप अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो वहां के लिए भी काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज, ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं। बाकी देखो सॉल्यूशन इसका यूट्यूब पर मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।